हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी त्रिया चरित्र लेकर आई हूँ। सेठ लगनदास जी के जीवन की बगिया फलहीन थी। कोई ऐसा मानवीय, आध्यात्मिक या चिकित्सात्मक प्रयत्न ना था जो उन्होंने ना किया हो। यूँ शादी में एक पत्नी व्रत के कायल थे, मगर ज़रूरत और आग्रह से विवश होकर एक दो नहीं 5-5 शादियाँ की थीं। यहाँ तक कि उम्र के 40 साल गुजर गए और अंधेरे घर में उजाला न हुआ। बेचारे बहुत रंजीता रहते। यह धन संपत्ति, यह ठाट बाट, यह वैभव और यह ऐश्वर्य क्या होंगे? मेरे बाद इनका क्या होगा? कौन इनको भोगेगा? यह ख्याल बहुत ही अफसोसनाक था। आखिर यह सलाह हुई कि किसी लड़के को गोद लेना चाहिए, मगर यह मसला पारिवारिक झगड़ों के कारण के सालों तक स्थगित रहा। जब सेठ जी ने देखा कि बीवियों में अब तक बदस्तूर कश्मकश हो रही है, तो उन्होंने नैतिक साहस से काम लिया और होनहार अनाथ लड़के को गोद ले लिया। उसका नाम रखा मगन दास। उसकी उम्र 5-6 साल से ज़्यादा न थी। भला का ज़हीन और तमीज़दार। मगर औरतें सब कुछ कर सकती हैं, दूसरे के बच्चों को अपना नहीं समझ सकती। यहाँ तो 5 औरतों का साझा था। अगर एक औरत उसे प्यार करती तो बाकी 4 औरतें फर्ज था कि उससे नफरत करें। हाँ, सेठ जी उसके साथ बिल्कुल अपने लड़के की सी मोहब्बत करते थे। पढ़ाने को मास्टर रखे, सवारी के लिए घोड़े, रईसी ख्याल के आदमी थे। राग रंग का सामान भी मुहैया था। गाना सीखने का लड़के ने शौक किया तो उसका भी इंतजाम हो गया। गरज जब मगनदास जवानी पर पहुंचा तो रईसाना दिलचस्पियों ने उसे कमाल हासिल था। उसका गाना सुनकर उस्ताद लोग कानों पर हाथ रखते। सहसवार ऐसा कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवार हो जाता। डील डोल शक सूरत में उसका सा अलबेला जवान दिल्ली में कम ही होगा। शादी का मसला पेश हुआ। नागपुर के करोड़पति सेठ मक्खन लाल बहुत लहराए हुए थे। उनकी लड़की की से शादी हो गई। धूमधाम का जिक्र किया जाए कि किस्सा वियोग की रात से भी लंबा हो जाए। मक्खन लाल का उसी शादी में दिवाला निकल गया। उस वक्त मगन दास से ज़्यादा ईर्ष्या के योग्य आदमी और कौन होगा। उसकी ज़िंदगी की बहार उमंगों पर भी और मुरादों के फूल अपनी शबनमी ताजगी में खिलखिल कर हुस्न और ताज़गी का समा दिखा रहे थे। मगर तकदीर की देवी कुछ और ही सामान कर रही थी। वह सैर सपाटे के इरादे से जापान गया हुआ था कि दिल्ली से खबर आई कि ईश्वर ने तुम्हें एक भाई दिया है। मुझे इतनी खुशी हुई कि ज़्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सकूं। तुम बहुत जल्द लौट आओ। मगन दास के हाथ के तार का कागज़ छूट गया और सर से ऐसा चक्कर आया जैसे किसी ने ऊंचाई से गिर पड़ा हो। मगन दास का किताबी ज्ञान बहुत कम था, मगर स्वभाव की सज्जनता से वह खाली हाथ ना था। हाथों की उदारता ने जो समृद्धि का वरदान है, हृदय को और भी उदार बना दिया था। उसे घटनाओं की इस कायाकल्प पलट से दुख तो जरूर हुआ, आखिर इंसान ही था। मगर उसने धीरज से काम लिया और एक आशा और भय की मिली जुली हालत में देश को रवाना हुआ। रात का वक्त था। जब अपने दरवाजे पर पहुंचा तो नाच गाने की महफिल सजी देखी। उसके कदम आगे ना बढ़े और वह लौट पड़ा और एक दुकान के चबूतरे पर बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। इतना तो उसे यकीन था कि सेठ जी उसके साथ भी भलमनसई और मोहब्बत से पेश आएंगे, बल्कि शायद अब और भी कृपा करने लगेंगे। सेठानियाँ भी उसके साथ गैरों सा बर्ताव ना करेंगी। मुमकिन है मजली बहू जो इस बच्चे की खुशनसीब माँ थी उससे दूर दूर रहे, मगर बाकी चारों सेठानियों की तरफ से सेवा सत्कार में कोई शक नहीं था। उनकी डहा से वह फ़ायदा उठा सकता था। ताहम उसके स्वाभिमान ने ग्वारा ना किया कि जिस घर के मालिक की हैसियत से वह रहता था, उसी घर में अब वह आश्रित की हैसियत से ज़िंदगी बसर करे। उसने फैसला कर लिया कि यह सब यहाँ रहना नामुनासिब है, ना मसलसत है, मगर जाऊँ कहाँ। ना कोई ऐसा फ़न सीखा, ना कोई ऐसा इल्म हासिल किया जिससे रोज़ी कमाने की सूरत पैदा होती। रईसाना दिलचस्पियाँ उसी वक्त तक कद्र की निगाह से देखी जाती हैं जब तक वे रईसियों के आभूषण रहें। जीविका बनकर वे सम्मान के पद से गिर जाती हैं। अपनी रोज़ी हासिल करना उसके लिए कोई ऐसा मुश्किल काम ना था,
किसी सेठ साहूकार के यहाँ मुनीम बन जा सकता था, किसी कारखाने की तरफ से एजेंट हुआ जा सकता था, मगर उसके कंधे पर एक भारी जुआ रखा हुआ था। उसे क्या करे? एक बड़े सेठ की लड़की जिसने लाड़ प्यार से परवरिश पाई, उसने यह कंगाली की तकलीफ़ें क्यों कर झेली जाएंगी? क्या मक्खन लाल की लाडली बेटी एक ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद करेगी जिसे रात की रोटी का ठिकाना नहीं? मगर इस फिक्र में अपनी जान क्यों खपाऊं? मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की, मैं बराबर इनकार करता रहा। सेठ जी ने ज़बरदस्ती मेरे पैरों में बेड़ी डाली है। अब वही इसके जिम्मेदार हैं, मुझसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन जब उसने दोबारा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर किया तो बचाव की कोई सूरत नजर न आई। आखिरकार उसने यह फैसला किया कि पहले नागपुर चलूं, जरा उन महारानी के तौर तरीके तो देखूं, बाहर ही बार उनके स्वभाव की मिजाज की जांच करूं। उस वक्त तय करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर रईसी की बू उसके दिमाग से निकल गई और मेरे हाथ की रूखी रोटियां खाना उन्हें मंजूर है तो उससे अच्छा और फिर क्या। लेकिन अगर ये अमीरी ठाट बाट के हाथों बिकी हुई है तो मेरे लिए रास्ता साफ है। मैं फिर भी मैं हूँ और दुनिया का गम। ऐसी जगह जाऊँ जहाँ किसी परिचित की सूरत सपने में भी ना दिखाई दे, गरीबी की जिल्लत ना रहती, अगर अजनबियों में ज़िंदगी बसर की जाए। यह जानने पहचानने वालों की कनखियों की कनबत्तियाँ हैं जो गरीबी को यंत्रणा बना देती हैं। इस तरह दिल में ज़िंदगी का नक्शा भरकर मगनदास अपनी मर्दाना हिम्मत के भरोसे नागपुर की तरफ चला, उस मल्लाह की तरह जो किश्ती और पाल के बगैर नदी की उमड़ती हुई लहरों में अपने को डाल दे। शाम के वक्त मक्खन लाल के सुंदर बगीचे में सूरज की पीली किरणें मुरझाए हुए फूलों से गले मिलकर विदा हो रही थीं। बाग के बीच में एक पक्का कुआं था और एक मौलसिरी का पेड़। कुएं के मुंह पर अंधेरे की नीली सी नकाब थी, पेड़ के सिर पर रोशनी की सुनहरी चादर। इसी पेड़ में एक नौजवान थका मांदा कुएं पर आया और लोटे से पानी भरकर पीने के बाद जगत पर बैठ गया। मालिन ने पूछा, कहाँ जाओगे? मगनदास ने जवाब दिया कि जाना तो बहुत दूर है, मगर यहीं रात हो गई है, यहाँ कहीं ठहरने का ठिकाना मिल जाएगा? मालिक, चले जाओ सेठ जी की धर्मशाला में, बड़े आराम की जगह है। मगनदास, धर्मशाला में तो मुझे ठहरने का कभी संयोग नहीं हुआ। कोई हर्ज ना हो तो मैं यहीं पड़ा रहूं, यहाँ कोई रात को रहता है? मालिक, भाई मैं यहाँ ठहरने को ना कहूँगी। वह बाई जी की बैठक है, झरोके में बैठकर सैर किया करती हैं, कहीं देखभाल ले तो मेरे सिर में एक बाल भी ना रहे। मगनदास, बाई जी कौन? मालिक, यही सेठ जी की बेटी इंदिराबाई। मगनदास, ये गजरे उन्हीं के लिए बना रही हो क्या? मालिन, हाँ, और सेठ जी के यहाँ और कौन है, फूलों के गहने बहुत पसंद हैं उन्हें। मगनदास, शौकीन औरत मालूम होती हैं। मालिक, भाई यही तो बड़े आदमियों की बातें हैं, वह शौक ना करे तो हमारा तुम्हारा निभाह कैसे हो? और धन है किस लिए? अकेली जान पर 10 लौंडियाँ। सुना करती थी कि भगवान आदमी का हलभूत जोतता है, पर आंखों से देखा। आप ही आप पंखा चलने लगे, आप ही आप सारे दिन का सा उजाला हो जाए, तुम झूठ समझते होगे, मगर मैं आंखों देखी बात कहती हूँ। उस गर्व की चेतना के साथ जो किसी नादान आदमी के सामने अपनी जानकारी के बयान करने में होता है, बूढ़ी मालिन अपनी सर्वज्ञता का प्रदर्शन करने लगी। मगनदास ने उकसाया, होगा भाई, बड़े आदमी की बातें निराली होती हैं, लक्ष्मी के बस में सब कुछ है, मगर अकेली जान पर 10 लौंडियाँ, समझ में नहीं आता। मालिक ने बुढ़ापे के चिड़चिड़ेपन को जवाब दिया, तुम्हारी समझ मोटी हो तो कोई और क्या करे? कोई पान लगाती है, कोई पंखा झलती है और कोई कपड़े पहनाती है। 2000 रुपये में तो सेज गाड़ी आई थी, चाहो तो मुंह देख लो, उस पर हवा खाने जाती हैं। एक बंगालिन गाना बजाना सिखाती है, मेम पढ़ाने आती हैं, शास्त्री जी संस्कृत पढ़ाते हैं, कागज पर ऐसी मूर्त बनाती है कि अब बोली और तब बोली, दिल की रानी है। बेचारी के भाग फूट गए। दिल्ली के सेठ लगनदास के गोद लिए हुए लड़के से ब्याह हुआ, मगर राम जी की लीला 70 बरस के मुर्दे को लड़का दिया, कौन पतियाएगा? जब से यह सुनावनी आई है तब से आप बहुत उदास रहती हैं।
एक दिन रोती थी, मेरे सामने की बात है। बाप ने देख लिया, समझाने लगे, लड़की को बहुत चाहते हैं, सुनती हूँ दामाद को यहीं बुलाकर रखेंगे। नारायण करे मेरी रानी दूधो नहाए पूतो फले। माली मर गया था, उन्होंने आड़ न ली होती तो घर में भर में टुकड़े मांगती। मगनदास ने ठंडी सांस ली। बेहतर है अब यहाँ से अपनी इज्जत आबरू लिए हुए चल दो, यहाँ मेरा निबाह ना होगा। इंदिरा रईस जादी है, तुम इस काबिल नहीं कि उसके शौहर बन सको। मालिन ने बोला, ता धर्मशाला में जाता हूँ, जाने वहाँ खाट वाट मिल जाती है कि नहीं, मगर रात तो काटनी है, किसी तरह कट ही जाएगी। रईसों के लिए मखमली गद्दे चाहिए, हम मजदूरों के लिए पुआल ही बहुत है। यह कहकर उसने लुटिया उठाई, डंडा संभाला और दर्द भरे दिल के साथ चल दिया। उस वक्त इंदिरा अपने झरोके पर बैठी हुई इन दोनों की बातें सुन रही थी। कैसा संयोग है कि स्त्री को स्वर्ग की सब सिद्धियां प्राप्त हैं और उसका पति आवारों की भांति मारा मारा फिर रहा है, उसे रात काटने का ठिकाना नहीं। मगनदास निराशा विचारों में डूबा हुआ शहर के बाहर निकल आया और सराय में जा ठहरा, जो सिर्फ इसलिए मशहूर थी कि वहाँ शराब की कई दुकानें थीं। यहाँ आसपास के मजदूर लोग आकर अपने दुखों को भुलाया करते थे। जो भूले भटके मुसाफिर यहाँ ठहरते, उन्हें होशियारी और चौकसी का व्यवहारिक पाठ मिल जाता। मगनदास थका मांदा ही एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर सो रहा। जब सुबह को नींद खुली तो किसी पीर औलिया के ज्ञान की सजीव दीक्षा का चमत्कार दिखाई पड़ा। जिसकी पहली मंजिल वैराग्य है, उसकी छोटी सी पोटली, उसने 2-1 कपड़े और थोड़ा सा रास्ते का खाना और लुटिया डोर बांधी हुई थी, गायब हो गई। उन कपड़ों को छोड़कर जो उसके बदन पर थे, उसके पार कुछ भी ना था। जो भूख और जो कंगाली में और भी तेज हो जाती है, उसे बेचैन कर रही थी। मगर दृढ़ स्वभाव का आदमी था। उसने किस्मत का रोना रोया, किसी तरह गुजर करने की तदबीरें सोचने लगा। लिखने और गणित में अच्छा खासा अभ्यास था, मगर उस हैसियत में उससे फ़ायदा उठाना असंभव था। उसने संगीत का बहुत अभ्यास किया। किसी रईस रसिक के दरबार में उसकी कद्र हो सकती थी, मगर उसके पुरुषोचित अभिमान ने इस पेशे को अख्तियार करने की इजाज़त न दी। हाँ, वह आला दर्जे का घुड़सवार था और फन मजे में पूरी शान के साथ उसकी रोज़ी का साधन बन सकता था। वह पक्का इरादा करके उसने हिम्मत से कदम आगे बढ़ाए। ऊपर से देखने पर यह बात यकीन के काबिल नहीं मालूम होती, मगर वह अपना बोझ हल्का हो जाने से इस वक्त बहुत ही उदास था। मर्दाना हिम्मत का आदमी ऐसी मुसीबतों को उसी निगाह से देखता है जिससे एक होशियार विद्यार्थी परीक्षा में प्रश्नों को देखता है। उसे अपनी हिम्मत आजमाने का एक मुश्किल से जूझने का मौका मिल जाता है। उसकी हिम्मत आजमाने से ही मजबूत हो जाती है। अक्सर ऐसे मर्दाने हौसले के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। मगनदास इस जोश में कदम बढ़ाता चला जाता कि जैसे कामयाबी की मंजिल उसके सामने नजर आ रही है, मगर शायद वहाँ घोड़ों ने शरारत और बिगड़ेलेपन में तौबा कर ली थी, या स्वाभाविक रूप से मजे मजे धीमे धीमे से चलने लगा। वह जिस गांव में जाता निराशा को उकसाने वाला जवाब पाता। आखिरकार शाम के वक्त सूरज अपनी आखिरी मंजिल पर जा पहुंचा। उसकी कठिन मंजिल तमाम हुई। नागर घाट के ठाकुर अटल सिंह ने उसकी चिंता को समाप्त किया। यह एक बड़ा गांव था। पक्के मकान बहुत थे, मगर उनमें प्रेतात्माएं आबाद थीं। कई साल पहले प्लेग ने आबादी के बड़े हिस्से को इस क्षणभंगुर संसार से उठाकर स्वर्ग में पहुंचा दिया था। उस वक्त प्लेग से बचे खुचे वे लोग गांव के नौजवान और शौकीन जमींदार साहब और हल्के के कारगुजार और रोबीले थानेदार साहब थे। उनकी मिलीजुली कोशिशों से गांव में सतयुग का राज था। धन दौलत को लोग जान का अजाब समझते थे, उसे गुनाह की तरह छुपाते थे। घर घर में रुपए रहते हुए लोग कर्ज ले लेकर खाते और फटेहाल रहते। इसी से निभाया था। काजल की कोठरी थी, सफ़ेद कपड़ों पर पहनना उन पर धब्बा लगना था। हुकूमत और ज़बरदस्ती का बाजार गर्म था। अहीरों के यहाँ आजन के लिए भी दूध न था। थाने में दूध की नदी बहती थी। मवेशी खाने के मुहर्रिर दूध की कुल्लियाँ करते थे। इसी अंधेर नगरी को मगनदास ने अपना घर बनाया।
ठाकुर साहब ने असाधारण उदारता से काम लेकर उसे रहने के लिए एक मकान भी दे दिया, जो केवल बहुत व्यापक अर्थों में मकान कहा जा सकता था। उसी झोपड़ी में वह एक हफ्ते से जिंदगी काट रहा था। उसका चेहरा जर्द और कपड़े मैले हो रहे थे, मगर ऐसा मालूम होता था कि अब इस बातों की अनुभूति ही ना रही। जिंदा है मगर जिंदगी रुखसत हो गई है। हिम्मत और हौसला मुश्किल को आसान कर सकते हैं, आंधी और तूफान से बचा सकते हैं, मगर चेहरे का खिला सकना उसके सामर्थ्य से बाहर है। टूटी हुई नाव पर बैठकर मल्हार गाना हिम्मत काम नहीं, हिमाकत का काम है। एक रोज जब अंधेरे में खाट पर पड़ा हुआ था, एक औरत उसके दरवाजे पर आकर भीख मांगने लगी। मगन दास का आवाज़ परिचित जान पड़ी। बाहर आकर देखा तो वही चंपा मालिन थी, कपड़े तार तार, मुसीबत की रोती हुई तस्वीर। बोला, मालिन तुम्हारी यह क्या हालत हुई है, मुझे पहचानती हो? मालिन ने चौंक कर देखा और पहचान गई। रोकर बोली, बेटा अब बताओ मेरा कहाँ ठिकाना लगे, तुमने मेरा बना बनाया घर उजाड़ दिया। ना उस दिन तुमसे बात करती, ना मुझ पर यह विपत्ति पड़ती। बाई ने तुम्हें बैठे देख लिया, बातें भी सुनी, सुबह होते ही मुझे बुलाया और बरस पड़ी। नाक कटवा लूँगी, मुंह में कालिख लगवा दूँगी, चुड़ैल कूटनी। तो मेरी बात किसी गैर आदमी से क्यों बचल आए? तू दूसरों से मेरी चर्चा करे। वह क्या तेरा दामाद था जो तू उससे मेरा दुखड़ा रोती थी? जो कुछ मुंह में आया बकती रही, मुझसे भी ना सहा गया। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी। बोली, बाई जी मुझसे कसूर हुआ, लीजिए अब जाती हूँ। छींकते नाक कटती है तो मेरा निभाह यहाँ ना होगा। ईश्वर ने मुंह दिया है तो आहार भी देगा। 4 घर मांगूंगी तो पेट तो भर ही जाएगा। उस छोकरी ने मुझे खड़े खड़े निकलवा दिया। बताओ मैंने तुमसे उसकी कौन सी शिकायत की थी? उसकी क्या चर्चा की थी? मैं तो उसका बखान कर रही थी, मगर बड़े आदमियों का गुस्सा भी बड़ा होता है। अब बताओ मैं किसकी होकर रहूं? 8 दिन इसी तरह टुकड़े मांगते हो गए। एक भतीजी उन्हीं के यहाँ लौंडियों में नौकर थी, उसी दिन उसे भी निकाल दिया। तुम्हारी बदौलत जो कभी ना किया वह अब करना पड़ रहा है। तुम्हें कहो कहाँ का दोष लगाऊं? किस्मत में जो लिखा होता है देखना पड़ता है। मगन दास सन्नाटे में रह गए। जो कुछ लिखा था, आह मिजाज का यह हाल, यह घमंड, यह शान मालिन का इत्मीनान दिलाया। उसके पास अगर दौलत होती तो उसे मालामाल कर देता। सेठ मक्खन लाल की बेटी को यह भी मालूम हो जाता कि रोजी की पूंजी उसी के हाथ से नहीं है। बोला, तुम फिक्र ना करो, मेरे घर में आराम से रहो, अकेले मेरा भी जी नहीं लगता। सच कहो तो मुझे तुम्हारी एक औरत की तलाश थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। मालिन ने आंचल फैलाकर असीम दिया। बेटा जुग जुग जियो, बड़ी उम्र हो। यहाँ कोई घर मिले तो मुझे भी दिलवा दो, मैं यहीं रहूँगी। और तो और मेरी भतीजी कहाँ जाएगी? वह बेचारी शहर में किसके आसरे रहेगी? मगन लाल के खून में जोश आया। उसके स्वाभिमान को चोट लगी। उन पर आफत मेरी लाई हुई है, उनकी इस आवारगर्दी को जिम्मेदार मैं ही हूँ। बोला, कोई हर्ज ना हो तो उसे भी यहाँ ले आओ। मैं दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ, रात को बाहर चारपाई डालकर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ ना होगी। यहाँ दूसरा मकान मिलना मुश्किल है, यहीं झोपड़ा बड़ी मुश्किल से मिल पाया है। यहाँ अंधेर नगरी है, जब तुम्हारी सुविधा कहीं लग जाए तो चली जाना। मगन दास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी ज़बान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इसी गांव में 20 मील की दूरी पर था। चंपा उसी दिन चली आई। तीसरे दिन रंभा के साथ लौट आई। वह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़ी में जान सी पड़ गई। मगन दास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी, उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज़ का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला ऐसा आकर्षण हो, उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगन दास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का मज़ा उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली थी।
मगनदास ने उसे देखा, एक लंबी सांस खींचकर उठ बैठा। चेहरा मोहरा बहुत मोहम ताजे फूल की तरह खिला हुआ था। चेहरा आंखों से गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन से न लेने देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका हूँ, मगर क्या तू मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर थी कि उस भोली लड़की के कान में प्रेम के शब्द से परिचित न हो चुके हैं? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ न पड़ चुके हों? अगर कुछ दिन की दिल बस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है। ज़रा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई पड़ने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा का ज्यों ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों त्यों उसका प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता। वह रोज उसे कुएं से पानी निकालते देखता। वह रोज घर में झाड़ू देती, रोज खाना पकाती। आह, मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में बड़ा मज़ा आता। वह अच्छे से अच्छे व्यंजनों में भी ना आया था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। ना जाने कौन उसके बिस्तर बिछा देता। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थीं। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल आंखों से ताकते न देखा था। आवाज़ कैसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज़ उसके कान में नहीं आई। मगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती। जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ जाती। उसकी ख्याति आसपास फैल गई। उसके स्वभाव की मुसीबत और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तकाज़ों का इंतजार करते। क्योंकि मगनदास इस फन का बिल्कुल नहीं जानता था, बावजूद दिन रात की दौड़ धूप के करीबी से उसका गला न छूटता। वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पीस जाता। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल जाता। जब वह पड़ोस की औरतों के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ मगनदास का दिल छिद जाता। मगर कुछ बस न था, न काबू। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इससे कोई संदेह नहीं था कि उसका प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं था, वरना रंभा की उन वफा की भरी हुई खातिरदारियों की तुक कैसे बिठाता। वफा ही वह जादू है जो रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है, मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मादा उससे बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी उसको अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता, लेकिन मगनदास के दिल आशिकी का पाया था और जबान माशूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगनदास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ पास आकर उसके खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगनदास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा। दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिल से आंखें तरस रही थी। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो मुझसे कभी ना बोलते। मगनदास का हौसला बढ़ा। बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगनदास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश में कांपती हुई आवाज में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरी महीनों की तपस्या का फल है। मगनदास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पौ फौटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारी हो रही थी, मगनदास की आंखें खुली रंभा को आटा पीसते देख रही थी। उस शांतिपुर सन्नाटे में चक्की की घुमर घुमर उसे सुहानी लग रही थी।
उससे सुर मिलाकर अपने प्यारे ढंग से गाती, झुलनिया झुलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानू पिया मोको मनई है, उल्टी मनावन मोको पड़ी, झूलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगनदास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने ना मिलकर उस वीरान झोपड़े को और कुंज बना दिया। अब वहाँ गायें थी, फूलों की क्यारियाँ थी, कई देहाती ढंग के मोड़े थे, सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती। एक रोज़ सुबह के वक्त मगनदास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा। उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगनदास और दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। अब वह वकील हो गया था। मगनदास ने भी उसे पहचाना और कुछ झिपता हुआ कुछ झिझकता उससे गले लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोगों की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए सेठ लगन का छोटा बेटा चेचक की नज़र हो गया। सेठ जी के दुख के मारे आत्महत्या कर ली और मगनदास सारी जायदाद, कोठी, इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था और बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी, मगर वकील साहब ने उसे रोका था। जब मगनदास ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? वकील साहब ने फरमाया, महीने भर पहले मैं तुम्हारी टोह में हूँ। सेठ मक्खन लाल से अता पता बतलाया। तुम दिल्ली पहुँचे और मैंने अपना महीने भर का बिल पेश किया। रंभा अधीर हो रही थी। यह कौन है और इनसे क्या बातें हो रही हैं? 10 बजते बजते वकील साहब मगनदास को एक हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर वकील उसी दिन विदा हुए। विदा हुए उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी, यह कौन है? इनका तुमसे क्या काम था? मगनदास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रंभा, क्या असगुन बकते हो? मगन, नहीं रंभा, यह असगुन नहीं है, सचमुच मेरी मौत का दूत है। मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा की है, मैंने तुम्हारे साथ फरेब के जाल में तुम्हें फंसाया है, मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ, मैं सेठ लगनदास का बेटा हूँ, सेठ मक्खन दास का दामाद हूँ। मगनदास को डर था कि रंभा सुनते ही चौंक पड़ेगी और शायद उसे जालिम दगाबाज कहने लगे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगनदास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ। रंभा, क्यों? मगन, इसलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। कभी इंदिरा की लौंडी थी, अब उनकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मेरी मोहब्बत करोगे उतनी ही इंदिरा की तो ना करोगे, क्यों? मगनदास उस भोलेपन का मतवाला हो गया था। मुस्कुराकर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी, मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है, कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा ना जाऊँ। मर्दों का हाल तो तुम नहीं जानती, मुझे अपने से ही डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? जो जी में आए करना, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी होंगी। क्या इतने पर भी मुंह छोड़ दोगे? मगनदास की आंखें डबडबाईं। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा। और तो और मैं यह कहने ही ना पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया है। बच्चा उनसे पहले ही चल बसा था। अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया। वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाकर लूट मार मचा रहे हैं। वहाँ का यह हाल है कि मेरा दिल वहाँ जाने पर राज़ी नहीं होता। दिल तो होता है कि यहाँ है वहाँ कौन जाए। रंभा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तुम इतने दिन मेरे साथ रही, जिंदगी का सुख लेटा, जब तक जीऊंगी तब तक सुख का ध्यान रखूंगी, मगर तुम मुझे भूल तो ना जाओगे? साल में एक बार देख लिया करना और उसी झोपड़े में।
मगनदास ने बहुत रोका मगर आंसू ना रोक के सके। रंभा, यह बातें ना करो, कलेजा बैठा जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है, तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। यह शांति, वह प्रेम, यह आनंद जो तुम मुझे यहाँ मिलता है, वह कहीं और नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर करो, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत का मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी ना बनूंगी। चाहे तुम मुझे अभी ना छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत ना रहेगी। मगनदास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं ले सकता। रात ज़्यादा हो गई थी, अष्टमी का चांद सोने को जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत की रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूरी से तासीर, सन्नाटे में सुरीलापन और अंधेरे में आध्यात्मिकता का आकर्षण दे दिया, कानों में आ रहा था। जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों में, या दूसरे किनारे में खामोश और उस तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही थी। मगनदास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई, मगनदास उठा और रंभा पुकारने लगा, मगर रंभा रात को ही अपनी चाची के साथ वहां से चली गई। मगनदास को उसे मकान के दरो दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई मालूम हुई, जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबराकर उस कोठरी में गया जहां रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस, आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। तब वह बच्चों की तरह चीख उठा और फिर उसी झोपड़ी में आया जहां कल रात तक वह प्रेम का वास था। मगर उस वक्त वह घर शोक का घर बना हुआ था। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर के चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी, उसे पिटारी में वह कंगन रखा हुआ था जो मगनदास ने उसे दिया था। बर्तन सब रखे हुए थे, साफ और सुथरे। मगनदास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या तूने यह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल्लगी कर रही है, नहीं तो मैं तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा हूँ, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ है। आहा, यूँ तो बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं? हाय, तू रो रही है, मुझे यकीन है तू अब लौट जाएगी। फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके आसपास आया। वह नाजुक अदाएं, वह मतवाली आंखें, वह भोली भाली बातें, वह अपने भूले हुए मेहरबानियों का जीवनदायी मुस्कान, वह आशिकी जैसी दिलजोई, वह प्रेम, वह नाश, वह हमेशा खिला खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं में पानी लाना, वह इंतजार की सूरत, वह मस्ती, वह भरी हुई आंखें और बेचैनी की सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने हम तरनाक बेताबी के साथ फिरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली, आंसू और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर खड़ा हुआ। नागपुर जाने का फैसला हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। वह रंभिया की विदा की अंतिम चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम जाने न दोगे। कैसे जाऊं, अपने प्यारे पति को कैसे छोड़ूं? किस्मत मुझसे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा ना कहना, मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया है, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें इन उम्मीदों से क्यों दूर रखूं? अब मुझसे जुदा होती हूँ और मैं तुमसे जुदा होती हूँ, मेरी सुध मत लेना। मैं तुम्हें बहुत याद रखूँगी। यह आनंद के लिए पल हम कभी ना भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इसी बीच सबसे बड़ा निजी अनुभव यह हुआ कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत में उमड़ती हुई भावनाओं को 1.5 साल पहले जोर कम कर दिया।
कहा जा सकता है 1.5 साल पहले का बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट के उस पर कुछ दिनों के रहने से उस रियाया की उन तकलीफ़ों का निजी ज्ञान हो गया था जो कारिंदों और मुख्तारों की शक्तियों की बदौलत उन्हें उठानी पड़ती थी। उसने अपनी रियासत के इंतजाम में बहुत मदद की और गौ कर्मचारी दबी जवान से उसकी शिकायत करते थे और उसकी अपनी किस्मतों को जमाने के उलट फेर को कोसने लगे, मगर रियाया खुश थी। हाँ, सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की के ख्याल में के पहलू में आ जा बैठता और थोड़ी देर के लिए सागर घाट का वह हरा भरा झोपड़ा उसकी मस्तियों उसकी आंखों के सामने आ जाता। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूसने लगती, लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुंचता। गो उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह इंदिरा के लिए भी कोना निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसने इंदिरा से बेजार कर दिया था वह अब रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी हो गई। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ़ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं है। वह रईस जादों की आम कमजोरियां हैं, यही उसकी शिक्षा है। वह बिल्कुल बेबस और मजबूर है। इन बंधते हुए संतुलित भावों के साथ यहाँ पर बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता, यहाँ इंदिरा का स्वागत करते और अपने दिल में जगह देने के लिए तैयार होता। एक दिन दूर नहीं था जब उसे आजमाइश का सामना करना पड़ा। उसके लिए कई आत्मीय अमीराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की बतियत आज की तरह के भावों के कारण उसकी प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी। उचाट सी हो रही थी। जब कोई नौकर आता तो वह समझ बैठता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में जोर शोर से गानों की आवाज़ में बहू के पहुंचने की सूचना थी। सुहाग की सुहानी रात थी, 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार शहर में चांदनी छिटकी हुई थी, वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की रोशनी में ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा के से मिलने के लिए चला। उसके दिल में लालसाएं ज़रूर थी, मगर वह पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी और मगर प्यास से खुली। मोहब्बत नहीं, प्राणों को खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था। उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे में दरवाजे पर पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था, उसने पर्दा उठा दिया। अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवा उसके बदन पर एक भी जेवर न था। जो ही पर्दा उठा, मगनदास ने अंदर ही हम रखा। वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगनदास ने उसे देखा और चकित रह गया। बोला, रंभा? और दोनों प्रेमावेश में लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो? कुछ याद है? उसके चलते वक्त उसने तुमसे विनती की थी। मगनदास ने कहा, खूब याद है, वह आवाज़ भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था, मैं यह नहीं जानता था कि तिरिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा का अब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों? तुम्हारी रंभा है तो मेरा गनसिंह नहीं है। मैं अब भी उस पर मरती हूँ। दूसरे दिन दोनों दिल्ली के एक राष्ट्रीय समारोह में शरीक होने का बहाना करके रवाना हो गए और सागर घाट जा पहुँचे। वह मोहब्बत का झोपड़ा, वह मोहब्बत का मंदिर, वह प्रेम भवन और फूल और हरियाली से लहरा रहा था। चंपा मालिन उन्हें वहाँ मिली। गांव के जमींदार उनसे मिलने के लिए आए। कई दिनों तक मगन सिंह को घोड़े निकालना पड़े। रंभा कुएं से पानी लाती, खाना पकाती, फिर चक्की पीसती और गाती। गांव की औरतें फिर उससे अपने कुर्ते और बच्चों की लेसदार टोपियाँ सिलवाती। हाँ, इतना ज़रूर कहती कि उसका रूप कैसा निखर आया है, हाथ पाँव कैसे मुलायम यहाँ पड़ गए हैं, किसी बड़े घर की रानी मालूम होती है। मगर स्वभाव वही है, बड़ी मीठी बोली, वही मुरव्वत, वही हंसमुख चेहरा। इस तरह एक हफ्ते इस सरल और पवित्र जीवन का आनंद उठाने के बाद दोनों दिल्ली वापस आए।
अब 10 साल गुजरने पर भी साल में एक बार इस झोपड़ी के नसीब जगते हैं। उस मोहब्बत की दीवार अभी उन दोनों प्रेमियों को अपनी छाया में आराम देने के लिए खड़ी हुई है। तो आपने देखा कि किस प्रकार एक स्त्री अपने पति को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहती है। इस प्रकार इस कहानी का समापन हुआ। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब कराएं। अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत